Narayan Hari. Hello students. In today class we are going to discuss a question that was asked in UPSC IAS exam in 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है and this question is on Emperor अशोक मौर्य के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है. क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अशोका यूज्ड रिलीजन एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट. अशोका ने रिलीजन के थ्रू अपनी पॉलिटिकल पावर को, अपनी बाउंड्रीज को कैसे इंक्रीज भी किया और कैसे उनको इंटैक्ट रखा. रिलीजन के थ्रू रखा. रेस्ट ऑफ द रूलर्स यूज सॉर्ड और डैगर्स, तलवार के बल पर वो अपने राज्य को बढ़ाते हैं, पर अशोक ने तलवार का यूज ना कर ही डिडंट यूज सॉर्ड बट ही यूज्ड एज ए टूल रिलीजन. अशोका ने रिलीजन के बेस पर कैसे अपनी पॉलिटिकल पावर को इंक्रीज किया और उसको इंटैक्ट किया. तो इस क्वेश्चन में जो हमें सब पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यही डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती क्या है एक किंग के लिए. अशोका का एम्पायर कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ था, कहाँ से कहाँ तक फैला था. अशोका ने रिलीजन को क्यों यूज़ किया एज ए पॉलिटिकल टूल, और जब अशोका ने पॉलिटिकल टूल एज ए रिलीजन को यूज़ किया तो अशोका के सामने कौन कौन से चैलेंजेस थे और अशोका ने उन चैलेंजेस को कैसे विद द हेल्प ऑफ धम्म उनको फेस किया है. ये हमें पॉइंट्स और सब पॉइंट्स आज की क्लास में डिस्कस करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो स्टूडेंट्स. तो जैसे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि अशोक ने धर्म, अशोका का जो धम्म था उसको कैसे उसने अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए और उस पॉलिटिकल पावर को स्टेबलाइज और इंटैक्ट रखने के लिए यूज़ किया, ये हम लोगों का क्वेश्चन है. देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट इज. तो पॉलिटिकल पावर एक किंग के लिए क्या होती है पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट. उसका मतलब ये होता है कि उसको अपने एरिया को एक्सपेंड करना है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं उसको एक्सपेंड करना है, दैट इज इंपीरियलिज्म. उसको अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाना है, अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज करना है, और अपनी बाउंड्रीज को इंक्रीज भी करना है और उसको इंटैक्ट भी करना है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी. दैट इज ए पॉलिटिकल पावर ऑफ अ रूलर. तो इस पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट को अशोका ने धर्म के थ्रू कैसे इसको एक्सटेंड किया और एस्टेब्लिश उसने किया. देखिए, तो अशोका, सेकंड पॉइंट है, अशोका का जो एम्पायर था वो एक्सटेंड था पेशावर, पर्शिया से लेकर बंगाल तक. देखिए, ये जो एरिया है, अशोका वॉज द सन ऑफ बिंदुसार एंड बिंदुसार वॉज द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ से, ये पर्शिया का, ये इंडिया का मैप है हमारा, इसमें पाकिस्तान का एरिया प्रेजेंट, अफगानिस्तान और ये पर्शिया का एरिया है. तो यहाँ ईरान जो है आज का प्रेजेंट. तो इतना एरिया पर्शिया टू बंगाल तक का एरिया चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार के अंडर में था, और यही एरिया पूरा अशोका को भी मिल गया. और साउथ इंडिया में डीप साउथ छोड़ दीजिए आप, चोल चेरा पांड्या का एरिया छोड़कर इतना पूरा एरिया अशोका के अंडर में था. और अशोका ने इस एरिया को विदाउट टचिंग सॉर्ड, पर्टिकुलरली आफ्टर कलिंगा वॉर के बाद, उसने जब नॉन वायलेंट अशोका हो गया था तो उसने धर्म के साथ, धर्म का सहारा लेकर इतने बड़े एरिया को रूल किया, पॉलिटिकली इंटैक्ट भी उसको रखा. कैसे रखा, ये हम लोगों का क्वेश्चन है और अभी हम ये लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो उसका एम्पायर, जैसे मैंने आपको बताया, पर्शिया से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था, कश्मीर से लेकर साउथ इंडिया तक, एक्सेप्ट डीप साउथ, चोल चेरा पांड्या का रीजन छोड़ दीजिए आप लोग, तो वहाँ तक इसका एरिया फैला हुआ था. और ये जो एरिया था, इतना एरिया चंद्रगुप्त मौर्य ने तो तलवार के बल पर रूल किया और अशोका ने इसको धर्म के बल पर इसको रूल कर लिया. दैट्स वाई इन स्पाइट द फैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डिनेस्टी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को हम चंद्रगुप्त ग्रेट नहीं बोलते, हम अशोका को ग्रेट बोलते हैं. क्यों? क्योंकि अशोका फाउंडर भी नहीं था, फिर ये ग्रेट कैसे बन गया. इसलिए ग्रेट इसको बोला जाता है क्योंकि इसने विद द हेल्प ऑफ द रिलीजन उसने एक नया धर्म बनाया जो कि सार था, एसेंस था, फॉलो द रिलीजन, और उस धर्म के बल पर ही अशोक ने इतने बड़े एरिया को रूल भी किया और उसको इंटैक्ट भी किया. अदरवाइज ये एरिया उसको हेरिडिटी में मिला था, बिंदुसार को भी यही एरिया मिला और बिंदुसार से अशोक को ये एरिया मिल गया. लेकिन हम बिंदुसार को भी ग्रेट नहीं बोलते, बिंदुसार द ग्रेट, और ना ही हम चंद्रगुप्त द ग्रेट बोलते हैं, हम बोलते हैं अशोका द ग्रेट. मेडिवल इंडिया में जाके हमने बोला अकबर द ग्रेट, क्योंकि अकबर ने जो किया सुलह कुल से या दीन इलाही, या उसने जो नया धर्म बना दिया था दीन इलाही, वैसा ही धर्म अशोक ने भी बनाया. और इसीलिए दोनों को अशोका द ग्रेट और अकबर द ग्रेट बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने धर्म के साथ, उन्होंने नॉन वायलेंटली सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हुए वो चीज़ें हासिल की जो लोग वायलेंटली हासिल कर पाते हैं. तो दैट्स वाई अशोका इज नोन एज अशोका द ग्रेट. एंड इट डजंट मैटर वेदर चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर, बट चंद्रगुप्त मौर्य को हम चंद्रगुप्त द ग्रेट नहीं बोलते, जबकि फाउंडर वही था.
ओके। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है व्हाई ही यूज्ड। तो अशोका का जो एम्पायर एक्सटेंशन था वो हम लोगों ने देख लिया, पर्शिया टू बंगाल, कश्मीर टू साउथ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट व्हाई ही यूज्ड रिलीजन एज अ पॉलिटिकल टूल। तो अशोका ने रिलीजन को एज ए पॉलिटिकल टूल क्यों यूज़ किया? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पर्टिकुलरली आफ्टर द कलिंगा वॉर जब हुआ तो अशोका ने उसमें वायलेंस देखी और उसमें हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स पीपल डेथ हुई, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल उसमें वुंडेड हुए और डिसेबल्ड हो गए, उसमें बहुत सी जो विधवाएं हो गई, औरतें, बच्चे ऑर्फन्स हो गए, अनाथ हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखकर अशोका का जो हार्ट माइंड था वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। एंड अशोका ने क्या किया, अपने आप को नॉन वायलेंट से उसने फोकस किया कम्प्लीटली नॉन वायलेंट पर। तो अशोका कम्प्लीटली नॉन वायलेंट हो चुका था। अब अशोका के सामने नॉन वायलेंट बनने के बाद चैलेंजेस क्या आई? चैलेंजेस जो अशोका के सामने आ रहे हैं आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इतने बड़े एरिया को, पर्शिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये पूरा इंडिया, साउथ इंडिया का डीप एरिया छोड़ दीजिए, इतने बड़े एरिया को अगर किसी रूलर को रूल करना है विदाउट टचिंग द सॉर्ड, बिना तलवार उठाए, तो वो कैसे उसको रूल कर पाएगा? और सिर्फ यही प्रॉब्लम्स नहीं थी, प्रॉब्लम और भी थी, चैलेंजेस और भी थे, और उन सब चैलेंजेस को अशोका ने सक्सेसफुली डील किया और दैट्स वाई ही इज नोन एज अशोका द ग्रेट। तो क्या क्या चैलेंजेस थे वो हम डिस्कस करते हैं। तो चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अशोक में फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज द सोशल चैलेंजेस थी, सोशल चैलेंजेस थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस, इकोनॉमिकल चैलेंजेस और रिलीजियस चैलेंजेस, और इन सब चैलेंजेस को अशोका ने बहुत प्रॉपरली उनको डील किया था। तो जैसे सोशल चैलेंजेस इस टाइम थे, जो ब्राह्मणिज्म था इस पर्टिकुलर टाइम में, तो ब्राह्मणिज्म मेड रिलीजन वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने रिलीजन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्प्लिकेटेड रिलीजन द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू मैनी कास्ट एंड सब कास्ट। तो डिफरेंट कास्ट और सब कास्ट बन गई थी और उनके बीच में भी डिस्प्यूट्स होते थे, कन्फ्लिक्शंस होते थे, वो अशोका को सॉल्व करने थे। आफ्टर दैट देयर वाज द पॉलिटिकल चेंजेस ऑल्सो। तो इन द पॉलिटिकल चेंजेस वी कैन से दैट अशोका रूल फ्रॉम पर्शिया टू बंगाल और कश्मीर टू साउथ इंडिया उसने रूल किया, और इतने बड़े एरिया को उसको इंटैक्ट भी रखना था विदाउट टचिंग द सॉर्ड। तो ये भी एक चैलेंज था। सोशल चैलेंजेस भी थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी थे, इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी थे। इकोनॉमिकल चैलेंजेस में स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द आयरन देर वो द सरप्लस प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ऋग्वेद में आता भी है कि इतने बड़े बड़े प्लग्स बनने लग गए थे कि उनको पुल करने के लिए 24 बुलॉक्स एक साथ यूज़ किए जाते थे उनको पुल करने के लिए। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था। तो जब सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, जिसको हिंदी में अधिशेष की खेती बोलते हैं, तो जब अधिशेष आने लगा, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, तो उस सरप्लस प्रोडक्शन से कुछ लोग ट्रेड और कॉमर्स में चले गए, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के लिए क्रॉप प्रोडक्शन करते थे। तो क्रॉप प्रोडक्शन में अनाज की प्रॉब्लम लोगों को नहीं थी, तो अनाज की प्रॉब्लम तो ब्राह्मण्स ने सॉल्व कर दी, तो इसने फार्मर्स ने सॉल्व कर दी। अब जब वो अनाज की प्रॉब्लम जब सॉल्व हो गई थी तो बहुत से लोग जो थे और उनके पास अनाज की को उत्पन्न करने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई चैलेंज नहीं था, तो उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स स्टार्ट कर दिया। ट्रेड और कॉमर्स हुआ तो इसमें ट्रेड एंड कॉमर्स से फिर धीरे धीरे मार्केट्स बनने लगी। मार्केट्स जो थी वो कन्वर्ट हो गई सिटीज़ के अंदर, और सिटीज़ जो थी बड़े बड़े टाउन्स में और सिटीज़ के अंदर कन्वर्ट होने लग गए। अब इनके होने से सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आ गए, प्रोफेशंस हुए, ऑक्यूपेशन हुए, और डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स हो गए सोसाइटी के। तो सोशल डिविजन्स भी हो रहे थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस भी अशोका के सामने थे, इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी थे, उसके साथ साथ रिलीजियस चैलेंजेस भी थे। अब रिलीजियस चैलेंजेस में जैनिज्म वॉज देयर, बुद्धिज्म वॉज देयर, मैनी रिलीजन थे, 60+ रिलीजन उस पर्टिकुलर टाइम में थे, और हर रिलीजन के फाउंडर ये चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे रिलीजन में आ जाएं। दैट्स व्हाई दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू अट्रैक्ट पीपल टुवर्ड देयर ओन रिलीजन्स ओनली। तो अब जैसे डिफरेंट जो रिलीजन्स थे उसमें जो इंपॉर्टेंस थे, जैसे देखिए आजीविका था, आजीविका गोसाला मुखालीपुट्टा का था, अक्रियावाद ऑफ पुराना कसापा, कंप्लीट मेटेरियलिज्म ऑफ चरवाका, प्री डिटर्मिनिज्म ऑफ आजीविका ऑफ गोसाला मुखालीपुट्टा, मेटेरियलिस्टिक फिलॉसफी अजीत केशव कामलेन, डॉक्ट्राइन ऑफ इन्फिनिटी ऑफ संजय वेतालीपुट्टा। तो ये डिफरेंट धर्म जो स्टार्ट हो गए थे, डिफरेंट रिलीजन हो चुके थे। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो इतना बड़ा एरिया अशोका को रूल करना है, इसमें सोसाइटी भी डिवाइड है, इसमें पॉलिटिकल डिवीज़न भी है, और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी हैं, इकोनॉमिकल चैलेंजेस भी हैं, और रिलीजियस चैलेंजेस भी हैं।
अब एक रूलर अशोक इतने सारे चैलेंजेस को कैसे फेस करेगा, दैट वाज द प्रॉब्लम। सोसाइटी भी डिवाइड है, पॉलिटिकली भी डिवीजन है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं और रिलीजियसली भी चैलेंजेस हैं। तो इन सब चैलेंजेस को अशोक ने सिर्फ एक वर्ड से यूज़ किया एंड दैट वर्ड वाज द धम्मा। अशोका ने एक नया धर्म बना लिया, क्योंकि अशोका ने देखा कि पीपल जो हैं वो सोसाइटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस फील्ड में डिवाइड हैं। तो वो डिवाइड हैं, तो उनके बीच में यूनिटी कैसे लाई जाए। तो अशोक ने एक ऐसा धर्म बनाया जो सभी लोगों को, सभी कास्ट, रिलीजन, क्लास के लोगों को प्रॉपरली एक्सेप्टेबल था। और वो रिलीजन अशोका ने बनाया कैसा, अशोका का जो रिलीजन था उसमें बोला गया रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स और अपने गेस्ट, इन लोगों को रिस्पेक्ट देनी है हमें। रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स, पेरेंट्स, ये सबको एक्सेप्टेबल है। वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी क्लास, किसी भी रिलीजन का लोग हों, उनको ये प्रॉपरली एक्सेप्टेबल है। कोई भी इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा कि रिस्पेक्ट टू एल्डर्स, लव टू यंगस्टर्स, इसके ऊपर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। कॉम्पैशन, प्योरिटी, चैरिटी और नॉन वायलेंस, तो ये अशोका ने वो पॉइंट लिए जिनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता। इसी तरह से अकबर ने भी सुलह कूल के अंदर या दीन इलाही के अंदर, इबादत खाना में, ये सब चीज़ें वो पॉइंट्स उठाए थे जिनको कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, जिनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता तो इसका मतलब वो सबको एक्सेप्टेबल है, और अगर सबको एक्सेप्टेबल है तो इस रिलीजन ने ही सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक यूनिटी में बांध दिया और लोग यूनाइट हो गए। यूनाइट किससे हुए, बिकॉज ऑफ अशोका के रिलीजन की वजह से वो लोग यूनाइट हो गए। तो जो सोशल डिवीजन्स थे, पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, इकोनॉमिकल डिवीजन्स थे, रिलीजन के अंदर जो डिवीजन्स थे, वो कहीं ना कहीं धर्म की वजह से, अशोका के धम्मा की वजह से कहीं ना कहीं वो अशोका की वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। अब अशोका ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे, उसने अपनी धम्मा टीचिंग्स में क्या कहा, उसने पर्सनल विजिट किया उन प्लेसेस को जो लॉर्ड बुद्धा की के लाइफ से बिलोंग करते थे। जैसे वेयर लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न, बुद्धा ने घर का त्याग कब किया, कहाँ बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश दिया, कहाँ बुद्धा ने महापरिनिर्वाण लिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, यहाँ पर अशोका पर्सनली गए, जिससे कि लोगों का ध्यान और फेथ बुद्धिज़्म के अंदर फैलने लगा और वो अशोका के धर्म को मानने लगे। और वो धर्म जिसमें कुछ भी नया नहीं था और उसमें वही सब बातें थी जो ऑल रिलीजन्स के अंदर हैं। इसमें मॉडर्न इंडिया में राजा राम मोहन राय ने भी ये बोला, टेक द गुड पॉइंट्स ऑफ ऑल एंड डिस्कार्ड द बैड पॉइंट्स ऑफ ऑल। तो जो गुड पॉइंट्स अगर हम सबके लेते हैं, तो अगर हमने हर रिलीजन के गुड पॉइंट्स ले लिए, तो हर रिलीजन के लोगों को दिखाई देगा कि अशोका के धम्मा में हमारे लिए भी कुछ है। इसीलिए वो अशोका के साथ अटैच होते चले गए और कंट्री यूनाइट होती चली गई। उसके साथ साथ अशोका ने अपने धम्म को स्प्रेड करने के लिए धम्मा महात्रास को अपॉइंट किया, रजुकास को अपॉइंट किया, युक्तास को अपॉइंट किया, प्रदेशिकास को अपॉइंट किया। इनका क्या काम होता था, दे यूज टू गो टू द पीपल पर्सनली, वो लोगों के पास पर्सनली जाते थे, उनको टीच करते थे, प्रीच करते थे कि बुद्धिज़्म और धम्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, और उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते थे, कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, और उनको टीच करते थे कि आपको कॉपरेशन करना है, लव स्प्रेड करना है अमंग द सोसाइटी। तो इस वजह से सोसाइटी के अंदर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस प्रॉब्लम्स जो थी वो धम्मा की वजह से सॉल्व होती चली गई। उसके साथ साथ गॉड एंग्रेव हिज आइडियाज़ ऑन पिलर एंड रॉक्स। तो अशोका ने मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स के ऊपर अपने धम्म की जो मेन टीचिंग्स थी उनको एंग्रेव करवाया, उनको खुदवाया और उनको डिस्टेंस प्लेसेस में उसने उनको प्लेस्ड किया, जिससे कि दूर दूर के एरिया तक अशोका का धम्मा जो था वो स्प्रेड कर गया। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद अशोक सेंट हिज सन महिंद्रा एंड डॉटर संघमित्रा टू सिलोन तक उन्होंने अपना धर्म जो था उसको स्प्रेड कर दिया। उसके साथ साथ मैसेडोनिया, इजिप्ट, तिब्बत, इन एरियाज़ में भी अशोक ने अपने धर्म को फैला दिया। तो अब इससे हुआ क्या कि जिस सोसाइटी के अंदर यूनिटी आ गई, और इस यूनिटी का ही अशोक को ज़रूरत भी थी, पॉलिटिकल स्टेबल भी अपने आप को उसने करना था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो चीज़ें तलवार के बल पर की, अशोक ने बिना तलवार को टच किए, विदाउट एनी टचिंग एनी स्वॉर्ड, उसने एक नया टूल ले लिया, और वो टूल था धर्म का। और उस धर्म, और यही हमारा क्वेश्चन था कि जिसमें हमें एक्सप्लेन करना था, एक्सप्लेन हाउ अशोक यूज रिलीजन एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल एंगेजमेंट। तो उसने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की, और जो एरिया उसको बिंदुसार अपने फादर और ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य से मिला था, उसने उसे प्रॉपरली पॉलिटिकली इंटैक्ट भी रखा, एंड दैट वाज द अचीवमेंट ऑफ अशोका। और इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि उसने धर्म के थ्रू अपने आप को डेवलप किया। ओके स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच दिस वीडियो ऑन रेगुलर बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।